दोस्तों नमस्कार। और हम लेकर के आए हैं हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रिय साथियों, हमारे आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज यानी अगला वीडियो मिलता रहे। तो देखते हैं हिंदी के प्रश्न। निशाचर में कौन सा समास है, बताएंगे? निशाचर में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। निशाचर यानी रात्र में भ्रमण करने वाला। तो रात्रि में भ्रमण करने वाला इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास, जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा या द्वंद्व होगा? तो बताएं साथियों। सुपुरुष। और तत्पुरुष में विभक्तियों का प्रयोग होता है। और अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में देखते हैं तो इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? कर्मधारय समास, यानी सी इज द राइट आंसर। ये देखते हैं अगला प्रश्न। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच है, अंग्रेजी है, डच है या फिर चीनी है? तो इस तरह के शब्द भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बताएंगे साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो स्टेशन, और जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संकर शब्द होते हैं, जैसे दो शब्दों से मिलकर, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, इस तरह से देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द होगा, बताएंगे? स्टेशन में तो स्टेशन जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो स्टेशन है अंग्रेजी शब्द, बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, इनको याद कर लीजिए आप, क्योंकि इनमें से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रोध होगा, क्रुद्ध होगा, क्रोधी होगा या क्रोधित होगा? तो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? या किसी वस्तु की, या किसी व्यक्ति की, या किसी स्थान की। ठीक है, तो इसमें क्रोध होगा। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, विशेषता बताने वाले। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक, विशेषण, क्रिया या अव्यय? तो जिसमें भाव उत्पन्न होता है तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। और संज्ञा और सर्वनाम से जो शब्द मिलकर बनते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। क्रिया, जब किसी कार्य को किया जाता है तो वो क्रिया के द्वारा होता है। तो यहां पर होगा प्रेम भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो प्रिय साथियों, जैसे हम किसी वस्तु को पहचान करके भी सही टिक लगा सकते हैं, जैसे दही, तो दही क्या होता है? खाया जाता है, दही खाई नहीं जाती है। इसी तरह पे जैसे पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तो ये शब्द क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे दही खाया जाता है, पहिया चल रहा है, तो ये भी किस तरह का?
ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी क्या शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो इस तरह से हम पहचान करके भी सही चिन्ह लगा सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले यानी जब जैसे कोई किसी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, क्या हुआ है, उसने आज सारे दिन काम किया, तो काम का नाम बताने वाले वो शब्द होते क्रिया होती है। या वह आज पानी भर के लाया तो उसने काम किया। देखते हैं अगला प्रश्न। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक यानी भूतकालिक का शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो सामान्य भूत होगा, पूर्ण भूत होगा, आसन्न भूत होगा, या संदिग्ध भूत होगा। तो मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका, तो वो पूछ क्या रहा है, भूतकालिक पूछ रहा है, यानी मैं खाना खा चुका हूं। तो इसमें आसन्न भूत होगा साथियों। सी इज द राइट आंसर। और मेरे हमारे चैनल को आप सभी लोग अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, आहे, या हिरण, या कुरंग। तो क्या होगा साथियों, बताएंगे? मृगेंद्र यानी मृगेंद्र यानी मृगों का इंद्र। मृगेंद्र का क्या पर्यायवाची? मृगों का इंद्र। तो इसमें मृगेंद्र का पूछ रहा है पर्यायवाची। तो इसमें शार्दुल शब्द इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तरण का पर्यायवाची शब्द है तरण यानी सूर्य, नाम युवती या नदी। तो तरण और तरण इस तरह से एक शब्द से भी बहुत सारा यहाँ अंतर हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है तरण के बारे में। तो तरण के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा बताएंगे? काफी इंपॉर्टेंट है, देखने के योग्य है। तो ये होगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द होगा। अर्वाचीन कई बार देखा है, जैसे नवीन, नवीन, प्राचीन, नव्य, नूतन। तो इस तरह से विलोम करके पूछा गया है इसमें। तो बताएंगे साथियों? तो इसका होगा, पहले से देख लिया करें। तो जैसे प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन और अर्वाचीन का प्राचीन। सी इज द राइट आंसर। खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो खड़ी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मगधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या पेचासी अपभ्रंश से। तो बताएंगे साथियों, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खड़ी बोली कई बार पूछा भी जा चुका है, जैसे खड़ी बोली की पूछता है, या पूछ लेता है आप लोगों को, कौरवी की पूछ लेता है, या तो इसमें पूछा गया है खड़ी बोली की उत्पत्ति। तो खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से, यानी बी इज द राइट आंसर। अब देखते अगला प्रश्न। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 3 होते हैं, या 2 होते हैं? तो बताएं साथियों, काफी बार पूछा भी जा चुका है। अव्यय कितने कितने होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये इज द राइट आंसर।
तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार, रूपक होगा, उपमा होगा, श्लेष होगा या यम होगा? तो कनक बेर काली घटा, तो ये कनक बेर काली घटा खग फेरत है माल। इसमें जैसे कनक 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 शोभन, कनक बेर तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है। कनक बेर काली घटा का घमंड घटा तीन। तो इस तरह से इनमें सभी में जैसे कनक बेर काली घटा खग, अब खग कुल कुल सा बोल रहा, तो इसमें अभी यमक अलंकार होता है। तो इससे भी चार अलंकार याद हो जाते हैं हमें, जैसे कनक बेर काली घटा खग फेरत है माल। इस तरह से चार अलंकार हो जाते हैं। अगला देखते हैं, निश्चित समय के भीतर पत्र या उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र के लिए एक शब्द लिखें। एक निश्चित समय, प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। बताएं साथी क्या होगा? एक निश्चित समय के भीतर जो शब्द भेजा जाता है उसके बारे में। तो इसमें होगा अनुस्मारक। एक निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में, ठीक है, वो होता है अनुस्मारक। राम पढ़ता है, तो सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राम पढ़ता है, तो इसमें कोई किसी तरह का बीच में कोई भी क्या है, कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है या कोई इसमें कर्ता भी नहीं लगा हुआ, इसमें बिल्कुल साधारण से वाक्य है। तो बताएंगे क्या होगा, सरल होगा, संयुक्त होगा, मिश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। राम पढ़ता है, और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके, तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। टस से मस न होना, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह न बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होना यानी कोई भी इंसान है उससे कितनी भी बुरी भली कहते रहे, वो कुछ भी नहीं सुनने के लिए राजी, टस से मस नहीं होता है। तो वहां पर कौन सा मुहावरा होता है, जब कोई इंसान बिल्कुल भी उसका हृदय नहीं पसीजता है, तो वहां होता है अनुनय विनय से न पसीजना, यानी कितनी भी विनती करने से भी उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उससे कहते टस से मस न होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोत्य का अर्थ है तीन लोक से मथुरा न्यारी। जब किसी व्यक्ति का कोई अलग ही रास्ता होता है तो वहां पर कौन सी लोकोत्य होती है, जैसे बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। तीन लोक से मथुरा न्यारे। बताएं साथियों, अच्छा प्रश्न है। जब कोई इंसान किसी की ज्यादा बड़ाई कर देता है, यानी जरूरत से ज्यादा बड़ाई कर देता है, तो कहता है कि तेरे तो तीन लोक से मथुरा ही न्यारी है। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किलक अरे मैं नेह नेहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। रस के बारे में मैं बता भी चुका हूं। किलक करे किलक अरे मैं नेह निहारूं,
इन दांतों पर मोती बारूं। तो बताएं, बड़ा अच्छा भाव बन रहा है। तो वीर वीर रस होगा, शांत रस होगा, वत्सल होगा, या फिर हास रस होगा। तो दो हास में तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। बताएं साथियों, बड़ा अच्छा भाव इसमें उत्पन्न हो रहा है। देखिए, आप भी इस तरह से भाव को देख करके, तो यहाँ पर भाव किसका उत्पन्न हो रहा है? वत्सल का, वत्सल रस होगा। अगला प्रश्न, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर वीर जामे अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पंडित, सोहनलाल द्विवेदी, बाल कृष्ण नवीन शर्मा, या माखनलाल चतुर्द्विवेदी। तो साथियों, ये फूल की अभिलाषा, फूल की अभिलाषा पाठ से लिया गया है। और बच्चा यानी फूल को किसी भी आरती पे चढ़ा दो, या किसी के स्वागत में चढ़ा दो, या किसी भी कार्यक्रम में, तो फूल की एक अभिलाषा है, पुष्प की एक अभिलाषा है कि हे मनुष्य, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली, और उस पथ पर जाना। तो माखनलाल चतुर्वेदी का ये इसका सही है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, डी इज द राइट आंसर।